नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 से हम लोग क्लास लेंगे और बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको मिलेगा हिंदी विषय की हम लोग तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। और ये क्लास जो होगा टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए होगा। और आज का क्लास मेरा होगा तो प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा आपको, सेट 15 मिलेगा। इसके पहले जो है हम सेट 14 तक जो है आपको डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा चुके हैं। यदि आप डिस्कशन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेट 15 में जो भी क्वेश्चंस लिया गया है वो सब जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको मिलने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आदिकाल से प्रश्न लिया गया है, भक्ति काल से, आधुनिक काल से और रीति काल से जो है प्रश्न को रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो मिलेगा आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण से यहाँ पर प्रश्न को लिया गया है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्न होंगे उनका डिस्कशन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जोड़ते हुए आपको हम डिस्कशन यहाँ पे प्रत्येक सेट में हम आपको करा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और बताएंगे कि अंत में आपका कितना सही होता है, क्योंकि हम लोग हिंदी विषय से यहाँ पर देखेंगे 80 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं सेट 15 से पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, अपने हिंदी विषय से जो है 80 प्रश्न पूछा जाता है और 80 प्रश्न के लिए 80 नंबर मिलता है आपको। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनका उच्चारण जो होगा स्वतंत्र रूप से होगा और जो व्यंजन के उच्चारण में क्या होंगे, सहायक होंगे, उससे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्वर वर्ण बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम लोग क बोल रहे हैं तो क बोल रहे हैं तो यहाँ पर क हलंत धन अ, ये दोनों के मेल से क्या हुआ है, बना हुआ है। तो लेकिन क जो है आपका क्या है, व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम अ लिख रहे हैं तो अ जो है इसका उच्चारण जो होगा स्वतंत्र रूप से होगा। इसको बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और ये जो जितने भी स्वर वर्ण होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या जो होती है 11 होती है। ये 11 स्वर वर्ण, जैसे अ से लेकर कहाँ तक, अ से लेकर जो है औ तक जो होते हैं स्वर वर्ण होते हैं। तो ये जो स्वर वर्ण होते हैं ये किसके उच्चारण में सहायक होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जो होते हैं ये सहायक होते हैं। तो आप समझ गए हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब समझ लीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर विसर्ग कहे तो विसर्ग का चिन्ह जो होता है ऐसे होता है। कैसे? ऐसे होता है विसर्ग का चिन्ह। अगर कहा जाए कि इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो याद रखिएगा इस विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होगा कंठ से होता है। किससे होता है जी? कंठ से होता है। अब ध्यान रखिए, कहे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और यहीं से आप याद रखेंगे कि जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि का भी कितना भेद होता है? 5 भेद होता है। यहाँ से आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो वर्ण चैप्टर से पूछा गया है। और आप जानते भी हैं कि वर्ण के जो होते हैं 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। जैसे पहला आपने देखा स्वर वर्ण और दूसरा जो है आपका क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जो होते हैं स्वर वर्ण सहायक होते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा मूल व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। कितनी है जी? मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब 33 में कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो याद रखिएगा क से लेकर ह तक जो होते हैं ये मूल व्यंजन आपके होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि छोटी, बड़ी और च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है।
तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हैं कि जो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे देखिए च वर्ग के अंतर्गत जो आएंगे ये च छ ज झ च वर्ग के अंतर्गत आएंगे, तो इसको हम लोग शॉर्ट में च वर्ग बोलेंगे, पूरा को क्या बोलेंगे, च वर्ग बोलेंगे। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है आपको हम बताए हैं तालु होता है। क्या होता है, तालाव्य होता है, यानी कि तालु से किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो छोटी ई है और बड़ी है ई है, इसका भी उच्चारण किससे होता है जी, तालु से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तालु के माध्यम से जो होता है य और तलाबे स का भी उच्चारण होता है। य और तलाबे स का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो तलाबे से होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ओष्ठ से किसका उच्चारण होगा, तो प वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे प फ ब भ म, प वर्ग हो गया। इसके अतिरिक्त छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो ओष्ठ से होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। किसका किसका, प वर्ग का और छोटा ऊ का और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान किससे, ओष्ठ से होता है। अब देखिएगा मूर्धन्य से क्या किसका होता है, तो जो ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ट ठ ड ढ अ, ट वर्ग के अंतर्गत आएंगे, उनका उच्चारण किससे होगा, मूर्धन्य से होगा। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे, इसी में आता है री आएगा और र आएगा और ये पेटकट्टा स आता है। तो इनका उच्चारण री का, र का, स का और ट वर्ग का उच्चारण भी किससे, तो मूर्धन्य से होता है, मूर्धा से होता है। अब ध्यान रखेंगे, कंठ से कहे तो क वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण आएंगे तो कंठ से इनका उच्चारण स्थान होगा। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे, इसमें अ और आ का उच्चारण भी किससे होता है, कंठ से होता है। और ह का उच्चारण भी किससे होता है, कंठ से होता है। और एक ये विसर्ग आपको बताए थे, इसका भी उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। इतना चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ से जो है 1 नंबर आपके एग्जाम में ज़रूर यहाँ से फंसने वाला है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। हम ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं क हलंत धन अ, यहाँ पर जो है क जो है क्या है, वर्ण है ना जी, अ भी क्या है, वर्ण है। तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, क तो बनेगा ना, क बन गया। देखिए एक से अधिक वर्ण मिल रहा है, ये भी वर्ण है, ये भी क्या है, वर्ण है। तो एक से अधिक वर्ण मिल रहा है तो ये क का निर्माण हुआ। क क्या है जी, क क्या है, अक्षर है। तो अक्षर ही तो बन रहा है ना, एक से अधिक वर्ण मिल रहा है तो किसका निर्माण हो रहा है, अक्षर का निर्माण हो रहा है। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अक्षर में भी ये कौन सा अक्षर है, व्यंजन वर्ण है कि स्वर है, तो आपका व्यंजन वर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो व्यंजन बोलते हैं, याद रहेगा। अब देखिएगा, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है जी, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। अनुस्वार का संकेत कैसा होता है, तो ऐसा अनुस्वार का हम लोग संकेत होता है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो स्वर वर्ण होते हैं, तो स्वर वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आप पढ़े होंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक जो होता है प्लुत स्वर होता है। तो इतना चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वर्ण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्ण के जो होते हैं 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा जो होता है आपका व्यंजन वर्ण होता है। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनुस्वार के बारे में ये चर्चा किया हुआ था। तो अनुस्वार का संकेत कैसा हो, ऐसा होता है, और विसर्ग का संकेत ऐसा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहे कि अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। याद रखिएगा, अयोगवाह वर्ण होता है, अयोगवाह वर्ण होता है। जैसे आपसे कहे कि अंग और अ जो है किस प्रकार का वर्ण है, तो ये जो है आपका जो है अयोगवाह वर्ण है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अयोगवाह वर्ण की संख्या कहे कितनी होती है, तो 2 होती है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर भी। 4 कह रहा है
कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। देखिएगा यहाँ जो है गगनचुंबी पर क्या है जी, रेखांकित किया गया था। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाले को क्या बोलते हैं, गगनचुंबी बोलते हैं। तो आपको हम क्या बताए हुए हैं कि अगर समास विग्रह कर रहे हैं तो बीच में यदि कोई कारक चिन्ह मिल रहा है, जैसे को किसका चिन्ह है जी, तो ये को जो है कर्म कारक का चिन्ह है। जब भी कारक चिन्ह मिल जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। और आप याद रखेंगे तत्पुरुष समास का क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष आपको दिख जाएगा तो कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास का पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है अव्यय होता है। अब ध्यान रखिएगा, यदि पूछ दे आपसे कि समास के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। यदि आपसे कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 भी बढ़िया क्वेश्चन है, प्रवाची शब्द से दिया है। करे कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का प्रवाची नहीं है। यानी कि बताना है कि आकाश का इसमें से कौन प्रवाची शब्द नहीं दिया है। देखिएगा गगन भी आकाश का प्रवाची है, सही है। नभ भी आकाश का प्रवाची है, सही दिया है। व्योम भी जो होता है ना आकाश का ही प्रवाची होता है, लेकिन जो रसाल है ये जो है आकाश का प्रवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा रसाल जो होता है किसका प्रवाची शब्द होता है, आम का जो होता है प्रवाची शब्द क्या होता है, रसाल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। जो सही होगा वही उत्तर होगा। जैसे देखिएगा न्याय का उल्टा जो है अन्याय होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा न्याय का उल्टा क्या होता है, अन्याय, ठीक है ना। मान का क्या हो गया, अपमान हो गया। यहाँ पर अचल का क्या हो गया, अचला हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए ये तीनों आप देख रहे हैं, जैसे ये वाला विकल्प देखें, 1 नंबर देखें, ठीक है ना, 3 नंबर देखें और 4 नंबर देखें, ये तीनों एक दूसरे के क्या दिया है, अपोजिट दिया है। लेकिन सही जोड़ी का युग्म अगर कह रहा है कि कौन सी युग्म सही है, देखिए धारा मतलब भी पृथ्वी होता है और पृथ्वी यहाँ पर दिया ही है। ये वाला आप ऑप्शन जो है फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। युग्म जो है इसका अर्थ भी यही है जो इसका अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। और याद रखिएगा पृथ्वी के लिए हम लोग प्रवाची शब्द जो है ईला भी हम लोग रखते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वचन से दिया है। कह रहे कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही आपका आंसर सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा आपका जो है लता का लताएं होता है बहुवचन, घोड़ा का घोड़े होता है बहुवचन, किताब का किताबें होता है बहुवचन, और 4 में सखी का सखियाँ होता है। लेकिन यहाँ पर जो है सखियाँ जो है मात्रा जो होना चाहिए छोटी मात्रा रहता तो सही हो जाता, तो गलत ये है। तो जो गलत होगा वही तो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8 नंबर है। 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए रेखांकित किस पर किया गया है, आंखें खोलना पर किया गया है। यानी कि आँख खोल दिया यानी क्या कर दिया कि जी भ्रम को दूर कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा 8 का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर, 9 कह रहा है कि आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ आग लग रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब संकट आ रहा है तो उस समय बचाव के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो यही होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोग का 10 नंबर होगा। 10 कह रहा है कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है।
मतलब हिंदी भाषा वहाँ नहीं बोला जाता है, तो कौन सा राज्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 जो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है। यहाँ पर बिहार में हिंदी, झारखंड में भी हिंदी, उत्तर प्रदेश में भी आपको हिंदी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कहे आपसे, अगर पूछ दे कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत, कहे कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती है, तो याद रखिएगा बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती है। कितनी बोलियाँ? 3 बोलियाँ आती हैं, जैसे भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया और मगही हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 देख लीजिए। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देख लीजिए कौन सा है। सब में जो है उत्तरदायी ही लिखा गया है, तो सही वर्तनी वाला अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तरदायी। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास से क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है? इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 5 वटों का समाहार। 5 वटों का समाहार, तो संख्यावाचक आ रहा है, गिनती वाला शब्द आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बाड़े का। ध्यान दीजिएगा, ये पंचवटी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका विग्रह कीजिए 5 वटों का समूह या समाहार। तो 5 जहाँ पर भी गिनती वाली संख्या आ जाएगी तो वहाँ पर जो होगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बहुव्रीहि समास में दोनों पद जो होता है, दोनों पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। द्वंद्व समास में जो होता है आपका दोनों पद जो होगा, दोनों पद जो होगा यहाँ प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद केवल क्या होता है? प्रधान होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। समास के 6 भेद होते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ये टीआरई 2 में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि जिसको मापा या तौला जाए, तो आपका दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे कहे कि खटाई में कौन सी संज्ञा है, तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा। इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 14 नंबर देख लीजिए। 14 कह रहा है कि गिलास में थोड़ा दूध है, रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो रेखांकित था, थोड़ा पर था, ठीक है ना, थोड़ा पर था। और इसके पहले क्या दिया है जी? दूध दिया है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और याद भी रखेंगे आप कि विशेषण के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद होते हैं। पहला याद रखेंगे परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा संकेतवाचक विशेषण, और चौथा जो है आपका जो है गुणवाचक विशेषण आप याद रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 15 नंबर देख लीजिए। इजी प्रश्न है। कह रहा है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो अव्यय का मतलब ये होता है कि वैसा शब्द जो किसी लिंग पुरुष वचन के अनुसार नहीं बदलता है। लिंग पुरुष वचन के अनुसार नहीं बदलता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। तो ये जो दिया गया वाक्य है उसमें जो है वहाँ जो है अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 15 का 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ याद रखेंगे अव्यय है, जब भी अव्यय है, तब भी अव्यय है, लेकिन भी आपका अव्यय है, कल भी अव्यय है, इसलिए भी अव्यय है। बहुत सारा चीज़ है जो किसी लिंग वचन कारक इत्यादि के द्वारा नहीं बदला जा सकता है, उसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वो क्या होता है? अव्यय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर करें कि निम्नलिखित में से विचित्र का प्रवाची क्या होगा? विचित्र का प्रवाची क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, विलक्षण होता है। क्या होता है जी? विलक्षण होता है।
ऑप्शन के अनुसार 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा का मतलब क्या होता है, बुराई करना। क्या होता है जी, बुराई करना होता है। तो अब बताइए कि इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका विलोम जो हो जाएगा आपका स्तुति हो जाएगा। स्तुति मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्रशंसा करना हो जाएगा, याद करना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा 17 का आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला बहुत अच्छा एक तो मुहावरा दिख रहा है। चलिए, कह रहा है कि गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो इसमें तो सब कोई एक्सपर्ट है, यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 18 का 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 भी बहुत इजी ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी वाक्य जो है आपका जब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, जब से, जैसे से शुरू हो सकता है, या आपको की मिल सकता है कहीं पर भी। तो वो सब जो होता है मिश्र वाक्य का क्या होता है जी, पहचान आपका होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीरता चक्र प्रदान किया। तो यहाँ पर जो है आपका संयुक्त वाक्य है, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। तो इसमें जो है आपका मिश्र वाक्य नहीं है। उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो यहाँ पर की शब्द आ गया। तो ये आपका मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, वाक्य जो होते हैं रचना के आधार पर पूछा जाए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 8 प्रकार के होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 20 देख लीजिए। अच्छा प्रश्न है, वाच्य से है। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाला वाक्य चुने। क्रमवाच्य वाला वाक्य चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्रमवाच्य क्या होता है, वैसा वाक्य जिसमें क्रम की प्रधानता होती है। वैसा वाक्य जिसमें क्रम की प्रधानता होती है उसे हम लोग क्रमवाच्य बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यानी कि यहाँ पर जो है क्रम की प्रधानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। तुम लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर कतरीवाच्य है, ठीक है ना। उसने सब कुछ, उसे सब कुछ बता दें, यहाँ भी कतरीवाच्य है। देखिएगा कह रहा है वाक्य नहीं, यहाँ वाक्य कह रहा है चुनने के लिए नहीं, वाक्य नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा वाच्य चुनने के लिए आपको देना चाहिए। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। एक जो होता है कतरीवाच्य, दूसरा जो होता है क्रमवाच्य और तीसरा जो होता है भाववाच्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। देखिएगा मुझसे यहाँ पर रेखांकित है, इसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर कारक दिया हुआ है। तो वह मुझसे अलग रहता है, तो अलग रहेगा तो दूर हटेगा, हटेगा ना दूर। तो अलगाव की स्थिति में जो है हम लोग जो है अपदान कारक का हम लोग प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे कि कारक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अपदान का चिन्ह कहे तो क्या होता है, से कब होगा, अलगाव की स्थिति में इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है। अधिकरण का चिन्ह क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका चिन्ह जो होता है में और पर होता है। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, तो याद रखिएगा को होता है और इसका चिन्ह जो होता है के लिए होता है। करण का चिन्ह याद रखेंगे से होता है, लेकिन जहाँ पर संबंध होगा, जुड़ाव होगा, वहाँ पर क्या होगा आपका चिन्ह से हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 20 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। सबसे पहले जान लीजिए कि वचन का मतलब होता है, वचन
दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन में भी वही बात होगा, बहुवचन में भी वही बात होगा, मैं दोनों वचनों में जो होगा आपका समान होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ देख लीजिए, जैसे कथा का क्या हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, कुटी का क्या हो जाएगा, कुटिया हो जाएगा। लेकिन सरसों जो होता है दोनों वचनों में समान रहता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो था आपका 22 था, प्रश्न क्रमांक थोड़ा सा गलत दिया था, 22 था क्वेश्चन नंबर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कला के निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, निपात हम लोग किसे बोलेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग निपात बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, कल जो शब्द दिया है ये आपका क्या है, आपका निपात है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो ये बात बोला गया है, अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि हिंदी जो होगा राजभाषा होगा और इसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। कहे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो बोली जाती है कनौजी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, कनौजी जो बोली है ये कहाँ से निकली है, तो ये पश्चिमी हिंदी से निकली है। कहाँ से निकली है जी, पश्चिमी हिंदी से निकली है। और याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो होती है 5 बोलियाँ आती है। कितनी बोलियाँ, 5 बोलियाँ आती है, जिसमें से आपका एक कनौजी हो गया और दूसरा यहाँ पर बुंदेली भी दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुहावरा से है। कह रहे कि रास्ता देखना मुहावरा का अर्थ है। तो रास्ता देखना मुहावरा का अर्थ ये है प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए मुहावरा से भी 4 से 5 प्रश्न जो है एक सेट में रह रहा है, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 27 नंबर देख लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न दिया है। कह रहा है निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, दंत्य वर्ण कौन कौन हो जाएंगे, तो जो भी त वर्ण के अंतर्गत आएंगे, यानी कि त थ द ध न, तो उसका उच्चारण जो होगा दांत से होगा। और इसके अतिरिक्त जो होगा ल और ये वाला स आ जाएगा, तो उसका भी उच्चारण दांत से होता है। तो देख लीजिए कि इसका उच्चारण दंत से होगा, तो ऑप्शन में स दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दे कि ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो मुर्दा हो जाएगा। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ओष्ठ हो जाएगा। कहे कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो आपका कंठ हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा समास से क्वेश्चन दिया है, कह रहे कि राज दरबार में कौन सा समास है। तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का दरबार। क्या होगा जी, राजा का दरबार। तो आपको हम बताए हैं कि जहाँ पर भी विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिल जाए, तो वहाँ पर जो होता है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। द्विगु समास का पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद जो होगा आपका क्या होगा, प्रधान होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी प्रश्न दिया है। कह रहे कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय जो है नाम दिया गया है, तो ये जो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है।
संख्यावाचक विशेषण का मतलब कि जो संख्या का बोध कराए वही क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा जो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो निश्चित में आप देखेंगे, निश्चित में आपको संख्या यहाँ दिख जाएगा, लेकिन अनिश्चित में संख्या आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए दिया गया है कुछ जो है आपका जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। और आपको इसके साथ याद रखना है कि विशेषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा जो होगा सर्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 30 का 1 नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब गलत, जो गलत होगा वही आपका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है पुष्प सही लिखा गया है, परिस्थिति भी सही लिखा गया है, प्रशंसा भी सही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पूज्य जो है गलत लिखा गया है। पूज्य हम लोग सही कैसे लिखेंगे, तो इसमें मात्रा रहेगी बड़ी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 32, निम्न में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा मैं घर जाना है ये गलती है, यहाँ पर होना चाहिए मुझे घर जाना है। मैंने घर जाना है ये भी गलत है, यहाँ होना चाहिए मुझे घर जाना है। यहाँ पर देखिएगा सही दिया है 3 नंबर में मुझे घर जाना है, तो यही वाक्य जो होगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर जो दिया गया है आपका क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य से है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ ब्रज भाषा जो है मथुरा में बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। और ब्रज भाषा जो है कहाँ से निकला है, तो पश्चिमी हिंदी से जो है ब्रज भाषा निकली है, पश्चिमी हिंदी से। और याद रखिएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती है, तो 5 बोली आती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है। देखिए घोष वर्ण कहे चाहे सघोष वर्ण कहे, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। घोष और सघोष के लिए 3, 4, 5 यानी कि किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होगा तो घोष होगा चाहे सघोष होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन दिया है। तो तीसरा वर्ण में यहाँ दिख रहा है ग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 ही सही हो जाएगा। 34 का 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 35 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत का जो शब्द होता है वो शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे आपको हम बताए थे कि यदि किसी भी, जैसे ये अक्षर दिया है, इस अक्षर में अगर आधा र ऐसे दिया हो, चाहे ऊपर से आधा र करे चाहे ऐसे नीचे से ऐसे आधा र करे, तो वो शब्द जो होता है तत्सम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसे चक्र यहाँ पर लिखा गया है, क के नीचे आधा र दिया है, तो यही हो जाएगा। और एक चीज़ आपको हम ये भी बताए हुए थे कि जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा होगा वो शब्द जो होगा आपका तद्भव हो जाएगा। तो तद्भव चांद जो है कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 36 नंबर की धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में प्रत्यय है, तो आज ही जो है प्रत्यय से वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके पूरा प्रत्यय से आप देख सकते हैं, वहाँ से पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ धार्मिक में जो है इक प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रत्यय 2 शब्दों के मेल से बना होता है, प्रतिधन ऐ के मेल से बना हुआ है। और प्रत्यय का दूसरा नाम पूछा जाए तो प्रत्यय का दूसरा नाम जो होता है प्रसर्ग होता है। क्या होता है, प्रसर्ग होता है। कहे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कृत दंत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि आकर्षण का विलोम होगा। तो आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, इजी प्रश्न है, विकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। जानने की इच्छा
के लिए एक शब्द देना है। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं या जिज्ञासा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो कुछ पाने की इच्छा रखता है उसको हम लोग अभिलाषा बोलते हैं। किसी से उम्मीद रखना मतलब आशा, किसी से उम्मीद रखना मतलब आशा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इजी प्रश्न है, कथा का बहुवचन होगा तो कथाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 39 का 4 हो जाएगा। याद रखिएगा कि वचन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 40 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वर्तमान काल का है। मानव पढ़ता है, तो आपको बताए थे कि जहाँ पर क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि मोहन गया, तो ये किस में है? तो ये भूतकाल में है। याद रखिएगा भूतकाल में है। और किस भूतकाल में है? तो सामान्य भूतकाल में है। यहाँ पर देखिए सीता सो रही थी, तो ये किस भूतकाल में है? तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। रहा था, रही थी, अपूर्ण भूतकाल का पहचान है। वह जाएगा, तो ये जो है भविष्यत काल में हो जाएगा। गा गे की दिया है तो भविष्यत काल का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है तो देखिएगा मूर्धा ध्वनि है, दंतोष्ट है, कंठ ध्वनि भी है। ये जो ग्रीवा ध्वनि है यही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी साहित्य से। कह रहे हैं कि हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? ध्यान रखिएगा हिम तरंगिनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर कहता कि हिम क्रीटिनी किसकी रचना है? तो ये भी जो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी का है। कहे कि पुष्प की अभिलाषा जो है किसकी कविता है? तो ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की ही क्या है? रचना है। और याद रखिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इसमें एक ऑप्शन आया हुआ है राम कुमार वर्मा को, तो राम कुमार वर्मा को भी देव पुरस्कार मिला हुआ है। देव पुरस्कार मिला हुआ है। और किस रचना पर मिला हुआ है? तो याद रखेंगे इनको चित्ररेखा के लिए इन्हें क्या मिला है? देव पुरस्कार मिला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका समय जो है 1850 ईस्वी से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 44 नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। कह रहा है माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो ध्यान दीजिएगा अगर वाक्य से ये वाला प्रश्न होगा तो यहाँ पर की आया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका? मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा जी? मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए आपको हम ऑप्शन दिखाते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। आइए ऑप्शन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा वाक्य से ही प्रश्न दिया हुआ है तो वहाँ पर की जैसा शब्द दिया हुआ था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। आप याद क्या रखेंगे कि रचना के आधार पर पूछे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद? तो 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अगर कहे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा 8 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 45 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो देखते हैं कि भाई लोकोक्ति क्या है। देख लीजिए लोकोक्ति कह रहा है कि प्रभुता पाई काहू मद नाही। प्रभुता पाई काहू मद नाही, इसका अर्थ आपको क्या करना है? आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, यही इसका क्या होगा?
अर्थ होगा तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 46 नंबर की कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, दोहावली तुलसीदास की है, गीतावली भी तुलसीदास की है, रामचरितमानस भी तुलसीदास की है, लेकिन यामा जो है ये किसकी रचना है जी। यामा जो है आपका महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। और आप बताइए कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखा गया है। अब देखिएगा पद्मावत जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी की, ये भी जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक जो हो जाएंगे आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। और यह कहानी कब लिखी गई है? 1915 ईस्वी में लिखी गई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा था? अपभ्रंश को उसने कहा था, अपभ्रंश को क्या कहा था? तो अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा ने क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। कहे कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कहे कि सुखमय जीवन, क्या कहे कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। कहे कि बुद्धू की कांटा, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 48 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि उर्वशी किसका काव्य है। तो सबसे पहले जान जाइए कि उर्वशी जो है कविता है, और यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और इसी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अब ध्यान देंगे महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। यामा रचना पर क्या मिलता है जी? इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। जयशंकर प्रसाद की रचना याद रखेंगे, आंसू, लहर और झरना। इनकी तीनों कविता याद रखेंगे, आंसू, लहर और झरना जयशंकर प्रसाद की कविता हो जाएंगी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था? ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना जो है आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं परिमल, अनामिका और निर्जा, ये तीनों रचना जो है किसका है? तो याद रखेंगे ये जो है निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और इनकी पहली रचना याद रखेंगे जूही की कली। जूही की कली जो है इनकी पहली रचना है, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1916 में इनका प्रकाशन होता है जूही की कली की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देख लेते हैं। 50 कह रहा है कि कछुआ धर्म और मारेसी मोहू कुठाव किसकी रचना है? तो ये रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका है कवि वचन सुधा। कहे कि कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कहे कि बाला बोधनी जो है किसकी पत्रिका है? तो ये भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। कहे कि माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की ही है। कहे कि लाल तारा जो है किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की ही रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 51 नंबर। कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कहे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? तो ये भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व रचना पर इन्हें जो मिलता है 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस रचना पर? तो आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। रामविलास शर्मा को भी
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, किस रचना पर मिला हुआ है इनको? तो निराला की साहित्य साधना पर, निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। यहाँ पर राम कुमार वर्मा आए हुए हैं, तो इन्हें चित्ररेखा पर कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो इन्हें चित्ररेखा पर मिला हुआ है देव पुरस्कार। याद रखिएगा, चित्ररेखा पर देव पुरस्कार किसे मिला है? तो राम कुमार वर्मा को मिला है। चलिए हम वो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 52 नंबर देख लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? तो अभी हम बताए थे रामविलास शर्मा, और इसी रचना पर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरिऔध, हरिऔध की रचना नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रिय प्रवास जो है हरिऔध जी का पहला क्या है? ये महाकाव्य है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वैदेही वनवास इन्हीं की रचना है, चुभते चौपदे इन्हीं की रचना है, भारत भारती इनकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारती किसकी रचना है? तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 54 नंबर। कह रहा है कि यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंध उपन्यास है। यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से कौन सा उपन्यास है? तो इनका उपन्यास जो है झूठा सच है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दिव्या तेरी मेरी उसकी बात मनुष्य के रूप, ये सभी उपन्यास जो हैं किसका है जी? यशपाल का है। कहेगा कि दादा कॉमरेड किसका है? यशपाल का है। पार्टी कॉमरेड किसका है? तो यशपाल की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 नंबर। कह रहे कि मधुमालती किनकी रचना है? तो याद रखिएगा, मधुमालती जो है मंझन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और मधुमालती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1545 में इसका प्रकाशन होता है। कहेगा कि कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो थे रामानंद थे। कि कौन थे जी? रामानंद थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कहेगा कि चित्रावली, क्या कहेगा? चित्रावली किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ये जो है उस्मान की रचना है चित्रावली। कहे कि पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 56। कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सधुखड़ी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, बीजक कहलाता है। कहे कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। और बीजक में 3 रचना है, कौन कौन है? साखी है, सबद है, रामायणी है। आप याद रखिएगा, खड़ी बोली को हम लोग कौरवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौरवी बोलते हैं। और खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? तो राहुल संकृत्याल ने दिया था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, इजी प्रश्न है। कह रहा है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, कामायनी जो है आपका जो है महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है 57 का क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, कामायनी का प्रकाशन वर्ष कब होता है? तो याद रखिएगा 1936 में, 1936 में। और कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है एक जो है यशोधरा जो है, यशोधरा कैसा काव्य है? तो याद रखिएगा, ये चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। और यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त का है। कहे कि पंचवटी, पंचवटी जो है कैसा है? तो ये पंचवटी जो है खंड काव्य है। और पंचवटी भी किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त का ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो पदावली जो लिखा गया है इनके द्वारा मैथिली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। एक जो है रचना जो है तुलसीदास का रचना है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती है? तो याद रखिएगा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो होती है
3 बोली आती है। कितनी बोली? 3 बोली आती है। पहला मगही, दूसरा भोजपुरी और तीसरा मैथिली। 3 बोलियाँ बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 59 नंबर देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनिए। तो ध्यान रखिएगा, आपका बंटी में मनोवैज्ञानिक समस्या को क्या किया गया है? दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही हो जाएगा। और आपका बंटी जो है किसकी रचना है? तो ये जो है मन्नू भंडारी की क्या है? रचना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। और याद रखिएगा इन्हीं की रचना जो है एक और रचना है महाभोज। तो महाभोज में जो है राजनीतिक समस्या को दिखाया गया है और आपका बंटी में किस समस्या को? मनोवैज्ञानिक समस्या को दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 60 नंबर की कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक है। तो इसका अंतिम सर्ग का शीर्षक क्या है जी? तो आनंद है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कामायनी का प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे 1936 ईस्वी याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 61 नंबर। करें कि इनमें से कौन अष्टछापी कवि नहीं है? देखिएगा अष्टछाप में जो है कृष्णदास जी शामिल हैं, गोविंद स्वामी जी शामिल हैं, कुंभन दास भी शामिल हैं, लेकिन चरण दास नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना कब होती है? 1565 ईस्वी में। और कौन करता है? तो विट्ठल नाथ के द्वारा जो होता है अष्टछाप की स्थापना होती है 1565 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 62 नंबर कि महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनिए। तो महाभोज में किस समस्या को? तो राजनैतिक समस्या को क्या किया गया है? दिखाया गया है। चलिए हम आपको ऑप्शन अभी दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। ऑप्शन आपको दिखने भी लगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। महाभोज में राजनीतिक समस्या को दिखाया गया है। और ध्यान रखिएगा मनोवैज्ञानिक समस्या किस में दिखाया गया है? तो ये जो है आपका बंटी जो मनु भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी में जो दिखाया गया है मनोवैज्ञानिक समस्या को। और राजनैतिक समस्या किस में दिखाया गया है? महाभोज में दिखाया गया है। महाभोज भी किसका है? तो मनु भंडारी की क्या है? रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए सब में आशीर्वाद लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन यहाँ देखिएगा आशीर्वाद जो है ये वाला शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो हिंदी के अध्यापक जो थे सदल मिश्र जो थे अध्यापक थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आपका कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज तो कलकत्ता में है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इंसा अल्लाह खां की एक रचना याद रखिएगा रानी केतकी की कहानी। कहे कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खान की रचना है। नासिकेतोपाख्यान, कहे कि नासिकेतोपाख्यान जो है किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की रचना है। अब कहे कि सुख सागर जो है किसकी रचना है? तो सदा सुखलाल की रचना है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? कौन पढ़ा लिखा था पूछा है, कौन साक्षर है यहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सुंदर दास जो हैं पढ़े लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रैदास को हम लोग रविदास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रविदास भी बोलते हैं। और ये क्या थे जी? ये संत थे। ये क्या थे? संत थे। कबीर दास जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, पढ़े लिखे ये नहीं थे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 66 नंबर देख लीजिए, बहुत इजी है। कह रहा है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो ध्यान रखिएगा भाषा जो है पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत विशेषता है।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर 67 की जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है। तो जुगुप्सा जो होता है किसका होता है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो विस्मय होता है। क्या होता है, विस्मय होता है। कहे कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। कहे कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, तो उत्साह हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 68 नंबर कि टकसाली भाषा कहते हैं। तो टकसाली भाषा हम लोग बोलते हैं परिनिष्ठित जो भाषा होती है उसको हम लोग टकसाली भाषा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 कह रहा है कि अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है। तो अवहट भाषा भी आपका जो होती है परिनिष्ठित अपभ्रंश होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा जो रचना ये है कीर्तिलता है, कीर्तिलता है और एक रचना और है कीर्ति पताका। ये दोनों रचना किसका है जी, याद कीजिए किसका है, विद्यापति का है। किसका है, विद्यापति का है। इस दोनों रचना की भाषा क्या है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये लिखा गया है अवहट भाषा में लिखा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 70 का है कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि है। तो ध्यान रखिएगा उदंत मार्तंड कहाँ से निकलता है, तो कलकत्ता से निकलता है। इसका प्रकाशन कब होता है, तो चलिए हम आपको ऑप्शन हम दिखा रहे हैं। देखिएगा प्रकाशन भूमि पूछा था ना, तो प्रकाशन भूमि क्या हो जाएगा, कलकत्ता इसका हो जाएगा। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता है, कलकत्ता से। और कहे कि कब प्रकाशित होता है उदंत मार्तंड, तो याद रखिएगा 26 मई। कब, 26 मई 1826 को प्रकाशन हुआ था। 1.5 साल के बाद इसका प्रकाशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर देखिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा दे के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। तो इनके नाम से जो हैं आपके राजा लक्ष्मण सिंह हैं और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 नंबर, इजी प्रश्न है। कह रहा है कि सिंह द्वार शब्द में समास है। तो इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1936 ईस्वी में इनका एक उपन्यास आता है, गोदान उपन्यास आता है। कब आता है, 1936 ईस्वी में आता है। प्रेमचंद्र को हम लोग बोलते हैं कथा सम्राट भी हम लोग बोलते हैं। इनका अधूरा उपन्यास याद रखिएगा मंगल सूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। इनका पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो गोदान है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 74 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा उस धारा को हम लोग बोलते हैं प्रगतिवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद के जनक किसे बोला गया है, तो अंग्रेजी को बोला गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। यानी कि भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद को किस में दिखाया गया है, तो कुरुक्षेत्र में दिखाया गया है। तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रश्मि रथी दिनकर जी की ही है, उर्वशी भी दिनकर जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है कि प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। क्वेश्चन बढ़िया है। प्रेमचंद्र की कौन सी रचना जो है अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई है, तो याद रखिएगा सोजे वतन रचना जो है इनकी जब्त कर ली गई है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न कहता है
कि शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है, तो ये प्रेमचंद्र की है। पंच परमेश्वर किसकी कहानी है, तो प्रेमचंद्र की ही रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस का वर्णन जो है बीसल देव रासों में ही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए खुमार रासो है, खुमार रासों में कौन सा रस मिलेगा आपका, वीर रस मिलेगा। पृथ्वीराज रासों में भी वीर रस, परमाल रासों में भी क्या मिलेगा, वीर रस मिलेगा। कहे कि खुमार रासो जो है किसकी रचना है, तो ये जो है दलपति विजय की है। किसकी है, दलपति विजय की है। पृथ्वीराज रासो किसका है, तो ये जो है चंद्रवरदाई की क्या है, रचना है। कहे कि बिसल देव रासो किसका है, तो ये नरपति नाल की है, नरपति नाल की रचना है। कहे कि परमाल रासो किसका है, तो ये जगनिक का है। और परमाल रासो को अल्लाखंड के नाम से हम लोग जानते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 78 नंबर देख लीजिए, इजी प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है जी, दिनकर जी हैं। और इसी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है नामवर सिंह हैं। और नामवर सिंह को इसी रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखिएगा, राग दरबारी जो है किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। किसका है जी, श्रीलाल शुक्ल का है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा है। तो 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, संधि से दिया है। अनंत शब्द का सही संधि क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए अनह धन अंत हो जाएगा अनंत का, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो होगा लास्ट होगा। कह रहा है कि आपको यहाँ सुमेलित करना है। क्या करना है जी, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो चलिए हम आपको ऑप्शन आप दिखा रहे हैं, देखिएगा ऑप्शन आपको दिख भी रहा होगा। अब ऑप्शन दिख रहा है, चलिए मिलान करते हैं हम लोग। मंगलसूत्र जो है किसका उपन्यास है, तो ये उपन्यास जो है अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, और ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का 4, यहाँ लिख भी दे रहे हैं ए का 4। अब देखिएगा इरावती जो है, जैसा इरावती भी अधूरा उपन्यास है, किसका उपन्यास है, तो ये उपन्यास जो है आपका जयशंकर प्रसाद का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बी का क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अब चलिए आवारा मसीहा किसका है, तो विष्णु प्रभाकर का है। तो सी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तमस किसका है, तो भीष्म साहनी का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी का क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि हमको याद रखना है 4 3 1 2। देखिए किसमें 4 3 1 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 था ना जी। चलिए देख लेते हैं फिर से हम लोग, 4 3 1 2 है ना, 4 3 1 2 है, 4 3 1 2, हाँ सही है, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।